गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से चैप्टर 17 फॉरेस्ट द ग्रीन लाइफलाइन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे थ्रेट्स टू फॉरेस्ट, यानी कि जंगल को खतरा किस चीज़ से है, क्या क्या उसको खतरा होता है। तो सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन इज़ द लार्ज स्केल फैलिंग ऑफ ट्रीज़, यानी कि बड़े पैमाने पर जब पेड़ गिरते हैं या उनको काटा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। इट इज़ द परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स। जो डिफॉरेस्टेशन होता है ये वुडलैंड्स का और फॉरेस्ट का परमानेंट डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि इसको रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमें, इसीलिए हम इसको परमानेंट डिस्ट्रक्शन कहते हैं। द फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड टू गेट मोर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, हाउसिंग, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स एंड प्लेसेस ऑफ रिक्रिएशन, यानी कि इन सभी कामों के लिए हम जो एग्रीकल्चरल लैंड है यानी कि फॉरेस्ट वाली लैंड है उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं और ये सारी चीज़ें वहाँ पर बनाते हैं। अबाउट 15 to 20 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड एवरी ईयर। हर साल 15 से लेकर 20 मिलियन हेक्टेयर तक के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है, ताकि हम उस पर ये सारी ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज़ बना सकें या हाउसिंग, रोड, रेलवेज़ वगैरह के लिए उसको हम खाली करते हैं। ट्रीज़ आर ऑल्सो कट फॉर टिम्बर एंड फ्यूल, और ट्रीज़ को हम फ्यूल और टिम्बर, लकड़ी के लिए उसको हम काटते हैं। अब कॉजेज़ क्या हैं, कारण क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। तो सबसे पहला कारण है इंक्रीज डिमांड ऑफ फ्यूल, वुड, पेपर एंड टिम्बर। इन सभी के डिमांड जो बढ़ती जा रही है डे बाय डे, उसको पूरा करने के लिए हम डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों को काटते हैं। इंक्रीज डिमांड ऑफ लैंड फॉर इंडस्ट्रीज, लैंड की डिमांड जो बढ़ती जा रही है इंडस्ट्री बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए, रोड्स, एग्रीकल्चर, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए जो लैंड की डिमांड बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन इंक्रीजिंग की वजह से, उसके लिए भी हम हमारे फॉरेस्ट को काटते हैं। इंक्रीज माइनिंग एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, और ओवर ग्रेजिंग यानी कि जो चर रहे हैं एनिमल्स, उसकी वजह से भी हमारे डिफॉरेस्टेशन होता है। लोवरिंग ऑफ वाटर टेबल कॉज प्लांट्स एंड ट्रीज टू विल्ट एंड डाई। जो वाटर टेबल है उसका लेवल नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से प्लांट और जो ट्रीज़ हैं वो मर जाते हैं, सूख जाते हैं। जो फायर है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट ऑन ए लार्ज स्केल। बड़े पैमाने पर जो फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं उसका एक मेन रीज़न फायर भी होती है। उसके बाद है पॉल्यूशन। Pollution of water by various sources like sewage, industrial waste, etc. changes quality of water which damage the roots of the trees। यानी कि अगर वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो उसकी वजह से जो प्लांट की रूट्स हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं। और कुछ जो, ये तो वाटर पोल्यूशन था, एयर पोल्यूशन भी प्लांट्स को अफेक्ट करता है। अगर हमारी एयर पोल्यूटेड है तो प्लांट के जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर जो पोल्यूशन है वो लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा होते हैं यानी कि पोर्स होते हैं वो खुल नहीं पाते, और जिसकी वजह से प्लांट्स अपना खाना या अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद कंसिक्वेंसेस क्या है, डिफॉरेस्टेशन के परिणाम क्या निकलते हैं। इससे होता है अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो इंक्रीज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से हमारे जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देगा। उसके बाद है लेसर रेन कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन। अगर बारिश कम होगी, सॉरी डिफॉरेस्टेशन नहीं, डेजर्टिफिकेशन। अगर बारिश कम होगी तो हमारे डेजर्ट बढ़ जाएंगे, यानी कि जो डेजर्टिक एरिया है वो हमारा बढ़ जाएगा। इंक्रीज्ड सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है, जिससे सॉइल का जो ह्यूमस है वो कम हो जाता है। उसके बाद है इम्बैलेंस्ड इकोसिस्टम लीडिंग टू लोवरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। जो हमारा इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो जाएगा, और जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रेशियो में भी डिस्टर्बेंस हो जाती है। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ को डेंजर होता है। अगर हमारे प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारे जो जंगली जानवर हैं
वो रह नहीं पाएंगे, उनके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद है लॉस ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि जो फॉरेस्ट से हमें चीज़ें मिलती हैं उनमें भी कमी आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो भी धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे डिफॉरेस्टेशन की वजह से। उसके बाद है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। हम फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं और उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं। जैसे कि इसमें हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन में कैसे कंजर्व कर सकते हैं। लार्ज स्केल फैलिंग और कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज मस्ट बी स्टॉप्ड। अगर बड़े पैमाने पर हम फॉरेस्ट के ट्रीज़ को काट रहे हैं तो उसको हमें रोकना चाहिए या रोकना होगा। व्हेन ट्रीज़ आर कट, अगर हम ट्रीज़ को काटते हैं, मोर ट्रीज़ शुड बी प्लांटेड इन देयर प्लेस, तो उनकी जगह पर हमें और ट्रीज़ को उगाना चाहिए। ओवरग्रेजिंग बाय कैटल एंड अदर एनिमल्स शुड बी स्टॉप्ड। अगर कैटल्स या कोई दूसरे एनिमल्स वहाँ पर ओवरग्रेज कर देते हैं उस एरिया को, तो हमें उसको रोकना चाहिए। टू डेवलप न्यू फॉरेस्ट, नए फॉरेस्ट बनाने के लिए मोर सैपलिंग्स शुड बी प्लांटेड एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो हमें अगर नए फॉरेस्ट को उगाना है तो रेनी सीजन में हमें जो छोटे पौधे होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में उगाना चाहिए। उसके बाद है फॉरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड इन्फेक्शंस। फॉरेस्ट को हमें इंसेक्ट से, पेस्ट और इन्फेक्शन से बचाना चाहिए बाय ट्रीटिंग दैम विद इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। उनको इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड से उनकी प्रोटेक्शन देकर उनको। फॉरेस्ट फायर मस्ट बी चेक्ड। जो फॉरेस्ट फायर है उसको होने से हमें रोकना है। पीपल शुड अवॉइड स्मोकिंग और कुकिंग इन द फॉरेस्ट एरिया। जो लोग हैं उनको वहाँ पर, जो फॉरेस्ट के आसपास का एरिया है वहाँ पर कुकिंग नहीं करनी चाहिए और वहाँ पर स्मोकिंग भी नहीं करनी चाहिए। वेरियस एक्टिविटीज़ लीडिंग टू सॉइल इरोजन मस्ट बी अवॉइडेड। वो सभी काम जिससे सॉइल इरोजन हो सकता है उस काम को हमें रोकना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बाय कंजर्विंग एयर, लैंड एंड वाटर। हमें एयर को भी कंजर्व करना है, लैंड को भी और वाटर को भी। अगर हम इन तीनों को कंजर्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जो फॉरेस्ट है, ट्रीज़ और वेजिटेशन है, वो भी वहाँ पर सरवाइव कर पाएगा। अगर हमारी लैंड अच्छी होगी, हमारा एयर और वाटर की क्वालिटी बढ़िया होगी, तो हमारे ट्रीज़ ऑटोमेटिकली अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएंगे। तो ये हमारा चैप्टर 17 ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।